नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा से पारित हो चुका है। देश के स्थायी सदन राज्यसभा से बिल पर हामी भरी जानी अब महज कुछ घंटों की बात है, लेकिन राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है। सरकार बिल में संशोधन को मुस्लिमों के हित में बता रही है, तो विपक्ष वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम लोगों के हितों के खिलाफ बता रहा है। विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बता रहा है, लेकिन सरकार वक्फ बोर्ड की खामियों को उजागर करने के साथ इसके रीएड्रेसल के लिए अहम बता रही है। साथ ही धार्मिक पद्धतियों में बदलाव से साफ इनकार भी कर रही है। ऐसे में जब वक्फ की बेहिसाब प्रॉपर्टी पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, अगर साफगोई और सियासत से सोचें, इससे परे सोचा जाए, तो एक बात हर किसी के जहन में बार बार आती है कि आखिर वक्फ पाक साफ है तो इस पर सवाल क्यों उठते रहे। अगर सरकार इसमें पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी के लिए नए संशोधन बिल लाई है जो आज परिणति तक पहुंचने वाला है, तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे सियासतदानों का कोई और पैतरा है, कोई और मजबूरी है उनकी? क्योंकि वक्फ बिल में पहली बार तो संशोधन हो नहीं रहा, तीसरी बार है। आज इस मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपके लिए। देखिए, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पारित होने के बाद अब बारी राज्यसभा की है। लोकसभा की तरह ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पेश किया, जिस पर फिलहाल राज्यसभा जोरदार चर्चा जारी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया। बाद में विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद बिल को जेपीसी को भेजा गया। वक्फ को लेकर जेपीसी ने जितना काम किया उतना काम किसी कमेटी ने नहीं किया। रिजिजू ने कहा कि संशोधित बिल में मुसलमानों के धार्मिक कामकाज में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। रिजिजू ने कहा है कि बिल में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए गए हैं। ये बिल लेकर के, अमेंडमेंट बिल लेकर के इस सदन में आया है। इसलिए ये तीनों कमेटी, ये कांग्रेस सरकार में जो दूसरे और तीसरे कमेटी तो यूपीए सरकार थे, लेकिन शुरू वाला तो प्योर कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो मैं मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये 2025 का वक्फ संशोधन बिल लेके आया है, तो आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया, उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए। राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वक्फ की जमीन पर कब्जा का आरोप लगाया था, जिसके विरोध में कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने हंगामा किया। इस पर खड़गे ने कहा, आरोप सिद्ध करे या इस्तीफा दे। Yesterday, completely false and baseless charges were hurled at me in the Lok Sabha by Shri Anurag Thakur. Sir, as leader of opposition in the Rajya Sabha and as a president of the Indian National Congress, I am forced to stand up today and condemn Sri Anurag Thakur's wild allegations. I expect an apology from the leader of House. That is the very least the ruling party can and must do. If Sri Thakur cannot prove his allegation, he has no right be in parliament. He should resign. वक्फ संशोधन बिल के पेश होने के बाद चर्चा में भाग लेते हुए आईटीसी के सांदन ने
केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और ये कहा कि सरकार को मुस्लिम से कोई सरोकार नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बिल को मुस्लिमों के खिलाफ बताया और बीजेपी को अमन का दुश्मन बताया। तो वहीं कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिल को जेपीसी के पास भेजकर बिल की स्थिति को बेहद खराब कर दिया। हमारा एक भी रिकमेंडेशन उसमें लाया नहीं गया है। तो अगर वही आपको करना था, जो स्टेक होल्डर जो आए थे, जो वहां पे डिपोज किए थे इसके खिलाफ में, उनका सुझाव नहीं लेना था, अपोजिशन के एमपी का सुझाव नहीं लेना था, जेपीसी गठित ही नहीं करना था। आज जेपीसी की बात करें, आप ऐसा करें, हमने इतना बड़ा डील कर दिया, हमने जेपीसी में भेज दिया। अरे जेपीसी में भेज के किया क्या? उसको और वर्सन किया है। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। We reject the bill in its entirety because it is legally flawed, constitutionally indefensible and morally reprehensible. बात को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है कि वक़्फ़ क्या है। यह हुकूमत इस फैसले के नतायज को समझने में नाकाम है। यह बिल वक़्फ़ को उसकी तारीखी और मजहबी हैसियत से महरूम कर देगा। सर, रिफॉर्म्स के नाम पर हमारी सदियों पुरानी दीनी व समाजी इदारों को नया नाम देना वक़्फ़ की रूह के साथ एक भयानक मजाक है। वहीं बिल के समर्थन में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने विपक्ष पर पुरजोर जवाब दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने कहा कि वक्फ बिल से मुसलमानों के घबराने की जरूरत नहीं है। पति महोदय, आज का दिन गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, तलाकशुदा महिला बहनों के लिए, विधवा महिला बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। पूरी की पूरी इस गरीब समाज, मुस्लिम समाज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में यह वक्फ अधिनियम क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जा रहा है। Nothing to fear. I am the person who fought for the cause of the Muslims. India was there, but today my stand, what is my stand? I am going to make it clear to the country. There is no hesitation. I'll speak. Wait, madam, please. बहरहाल राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है। सियासत पुरजोर हो रही है, लेकिन संसद के बाहर भी इस वक्फ संशोधन पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज भी इस बिल पर बटा हुआ है। मतलब साफ है, वक्फ संशोधन बिल पर भले विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार बिल को मुस्लिम समाज के हित में बता रहा है। सियासत के बीच अहम सवाल ये कि वक्फ बोर्ड की बेहिसाब संपत्ति पर सवाल उठ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर संशोधित बिल से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में पारदर्शिता आती है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जिसे लेकर सरकार काफी आगे बढ़ गई है। लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में बिल का पास होना भी तय माना जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अनंत जी आपका। अनुज अत्रे जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, हमारे साथ में ब्रजेश दास जी जेडीयू से जुड़े हैं, धर्मेंद्र सिंह सपा से, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। बहुत स्वागत है। मौलाना साहब आपके साथ ही मैं शुरू करूंगी, क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया बताइए। ये वक्फ संशोधन बिल वक्त की जरूरत थी, जो आज लोकसभा में पास हुआ, अब इंशाअल्लाह राज्यसभा में पास हो जाएगा। इससे जो गरीब कमजोर मुसलमान हैं
उससे होने वाली आमदनी उनके उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए खर्चा होगी। और जो करप्शन था, करप्शन उरूज पे था, उस करप्शन पर लगाम लगेगी। और मैं समझता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल के जरिए अब नए सिरे से बरहाली होगी वक्फ की, और उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा हो करके वो एक नया समाजी इनकलाब लेकर के आएगी। और जो अब तक नहीं हो सका था, वक्फ बोर्ड इससे भटक चुके थे, अपने असल मकसद से। वाकिफ ने इस बात के लिए वक्फ की थी कि नेक और खैर के काम किए जाएंगे, फलाह और रिफाही काम किए जाएंगे, जन कल्याण के काम किए जाएंगे, जो अब तक नहीं हो सका। अब इसको अमली जामा जब पहनाया जाएगा तो अमली जामा पहनाने के बाद सूरत हाल बदलती हुई नजर आएगी। और ये जरूरी भी था कि बहुत ज्यादा करप्शन था वक्फ बोर्ड में। छोटी छोटी एक मस्जिद की कमेटी, ईदगाह की कमेटी, दरगाह की कमेटी के लिए मोटी मोटी रकमें रिश्वत के तौर पर ली जाती थी। अब वो तमाम चीजें बंद होगी, इसका रख रखाव होगा और एडिटिंग होगी और डाटा एकदम इकट्ठा होगा। तो कहीं किसी को अगर कमेटी बनाना है, नई कमेटी है या पुरानी कमेटी है, उसको रिन्यूअल कराना है, तजदीद कराना है, तो उसमें फिर करप्शन नहीं होगा। एक मैं आपको बताऊं कि मुख्तसर सी छोटी सी एक मस्जिद की अगर कमेटी बनवाना होती थी तो उसका रेट 50,000 रुपया फिक्स था वक्फ बोर्ड में। एक मसल मशहूर है कि लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जैसे जाइए तो वहां आवाज आती है कि कदम रखते ही कि यहाँ की ईंट ईंट पैसा मांगती है। तो इतना करप्शन हो चुका था कि हमारे बुजुर्गों की जमीनों को बर्बाद किया जा रहा था और वो बर्बादी लोगों को दिख रही थी और परेशान थे, सभी लोग परेशान थे। तो अब उम्मीद है कि शायद अल्लाह करे नए कानून से कुछ नजात मिले, कुछ राहत मिले और ये करप्शन जो है वो खत्म हो सके। लेकिन मौलाना साहब, अपने आप को जो मुस्लिमों का हिमायती बताते हैं, उनमें से कई दलों का सीधे तौर पर कहना है कि इस अमेंडमेंट से नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। नहीं मोहतरमा, आपको बताऊं कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है इससे। जो लोग मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों या असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोग हों, इन लोगों ने ज्यादातर मुसलमानों को गुमराह किया और मुसलमानों के जहनों में गलतफहमी डाली कि मस्जिद को खतरा है, ईदगाह को खतरा है, मदरसा छीन लिया जाएगा, आ रही हूं मैं आपके पास, सपा से हमारे साथ में धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं। कल जो है कल जो है वो इस बात को अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने भी क्लियर किया और होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी क्लियर किया कि किसी भी मुसलमानों की मजहबी मुकद्दस मकामात को कोई खतरा नहीं होगा। इट ऐसे ही चीजें रहेंगी। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे हैं। आपका फ्रेम शायद म्यूट अनम्यूट कीजिएगा सर। मौलाना साहब तो बैठाए गए हैं, इनको जो कहा गया है जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना। इनसे देखिए धर्मेंद्र जी, अभी डिबेट में थे मेरे साथ में, आप जो इल्जाम नहीं लगाएंगे, अगर इल्जाम लगाएंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, समझ लीजिए। धर्मेंद्र जी आप समझ लीजिए, अगर इल्जाम लगाएंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। जी जिक्र कोई भी हो, चलिए समाजवादियों नहीं, आरोप नहीं लगाएंगे, कोई जाति आरोप नहीं लगाएंगे। मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। आप जो बर्बादी के दहाने सुना रहे हैं, मुझे मत सुनाइए बर्बादी के दहाने। आपने क्या किया है, आजम खान ने क्या किया है, अखिलेश यादव ने क्या किया है, मैं सब खोल के रख दूंगा। मौलाना साहब आपने वक्त बिल पढ़ा? धर्मेंद्र जी बिल्कुल नहीं, आरोप नहीं लगाएंगे। आप अपनी बात रखिए, अपनी बात जो चाहे रखें, जमहूरी अंदाज में रखें, आरोप नहीं लगाएंगे। जातियात पर हमला नहीं करेंगे, जातियात पर हमला करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। धर्मेंद्र जी अब सुनिए, आप जवाब। धर्मेंद्र जी मौलाना साहब ने तो कह दिया धागा खोल देंगे, बोलिए। आप सुनिए, आप ये उधर हटा दीजिए, हो जाएगा तो जाएगा। दूसरी बात बताइए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या है? अरे ये कितना बोलने के लिए बैठे भाई? अब तक क्या है, कोई भी हम भारत के संविधान में समानता का अधिकार है। आज हिंदू उत्तराधिकार में हम अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, कहीं ट्रस्ट बना सकते, देख सकते, कोई रोक नहीं है। आप ये जब नए नहीं, पहले पूछा जाएगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दोनों के देश में दो लोगों के दो कानून नहीं हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के हो गया, नहीं हो गया। बात कह रहा हूँ
इसके महत्व से देखिए, सब हिंदू करते थे। हमारे आज जामों के राजा साहब अपनी मंदिर को वक्फ की थी। अब बताइए, आप उनका स्टेटस मिल जाएगा, ये खत्म हो गया। दूसरी बात, सब यूजर था। उत्तर प्रदेश के अंदर 50% से अधिक राजाओं के राजमहल, ठेकेदारों के बंगले रेवेन्यू रजिस्टर, वो उनके फोर फादर के जमाने से, राजशाही के जमाने से कल आए, अंग्रेज आए, सरकार आ गई, तो न जरूरत कभी रेवेन्यू रिकॉर्ड है। आप अगर वो करना चाहें तो आप रिकॉर्ड के तो वो अपना यूजर हटाने के लिए, ये अन्याय है कि नहीं है? ये है कि उसके बाद इस तरह से जहां बाई यूजर पे मस्जिद बनी होगी, जहां पर महिलाओं के लिए खाना होगा, होंगे एजुकेशनल, उनके लिए आप मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, उनका फ्यूचर क्या होगा, प्रॉपर्टीज का क्या होगा, फैलेगी नहीं फैलेगी? अरे आप पहले नहीं बताते कि मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा संपत्ति है और ज्यादातर ये ऑन रिकॉर्ड है कि आप ही के समय में हुई है। आप क्यों नहीं वक्फ बोर्ड से कोऑर्डिनेट करके ये तमाम तब्दीलियां करवा पाए सर? प्रश्न आप पर भी उठता है। असाइनमेंट से कहूंगी कि एक बार आपकी ऑडियो को वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करें। ब्रजेश दास जी, मैं आपके पास आऊंगी। सहयोग तो दे दिया लोकसभा में, लेकिन आपके एक सहयोगी ने तुरंत रिजाइन भी पेश कर दिया सर। ब्रजेश दास जी, माफ कीजिएगा, महेश दास जी बोलिए सर। चलिए, हमारा कनेक्शन उनसे टूट गया है। अनुज अत्रे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सोनिया गांधी सीधे तौर पर कह रही हैं कि ये जोर जबरदस्ती से बिल आया है। कनेक्ट हो गए हैं वापस से। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए सर, बोलते रहिए, बोलिए, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है, बोलिए। देखिए, जो आपने अभी सोनिया जी की बात बोली है, बिल्कुल सोनिया जी ने वही बात बोली है जो कि इस समय देश की जनता के मन में है, जो देश की जनता की आवाज है, जो देश की जनता का मूड है। सब लोग जानते हैं और चाहते हैं, मानते हैं पार्टी संसद में अपने अंक गणित के हिसाब से, अपनी मेजोरिटी के हिसाब से जनता के ऊपर जो है देश में जो है गैर कानूनी कानूनों को थोपने का। यही हाल हमने देखा था कि किसी कानून को लेकर के आए थे, तीनों काले कानून लेकर के आए थे, इसको लेकर के बाद में इनको माफी मांगी। आज ये संसद में जो है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल इसलिए लेकर के आए हैं, उनको दिख रहा है कि अब नीचे से इनके हाथों से जमीन खिसकती है। आप कह रहे हैं अनुज जी, आप कह रहे हैं कि ये तमाम जो संशोधन हो रहे हैं या जो कानून लाया जा रहा है, पूछे बिना लाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मौलाना साहब बैठे हुए हैं गेस्ट पैनल में, रजवी साहब बैठे हुए हैं, जो समय समय पर शरीयत पर अपना जो कह सकते हैं कि ज्ञान है वो तमाम फिल्म अभिनेता हो चाहे प्लेयर्स हो सबको देते भी रहते हैं, शरीयत की बात भी करते रहते हैं, इस्लाम की बात करते रहते हैं। वो कह रहे हैं जब कि भाई स्वागत योग्य है, तो हम और आप तो मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा जानकार तो नहीं है। मैं मौलाना साहब की बात पे जरूर आना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि देश का 99% मुस्लिम जो है वो इस वक्त वोट के खिलाफ। मतलब आप कह रहे हैं कि वो 1% में आते हैं? मौलाना साहब, आप 1% में आते हैं, हमें पता नहीं था। अब हंसा ही जा सकता है इनकी बात पर, और क्या हो सकता है। ये हकीकत से मुंह चुरा रहे हैं, अपना आईना नहीं देखना चाहते। अब जो चाहे करें, जो चाहे कहें, इनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, महेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। महेश दास जी वापस से कनेक्ट हो गए हमारे साथ में, बोलिए सर। देखिए, इन लोगों का राजनीति बंद हो और बिल आया है, इस बिल अरे सर, इतनी प्रखरता से समर्थन दिया है, थोड़ी मुखरता से बोलिए भी। इतना डल साउंड कर रहा है आप, जैसे बड़ा अफसोस हो रहा है साथ देके। बोले फ्रेम डिस्कनेक्ट हो गया है। अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं। अनंत जी, 288 वोट के साथ में पारित हो गया लोकसभा से, लेकिन अभी बाकी लड़ाई है क्योंकि राज्यसभा अभी बाकी है। देखिए पूजा जी, सर्वप्रथम तो मैं मौलाना रिजवी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मौलाना रिजवी साहब ने जिस तरीके से एक नेशनल चैनल पे बैठ के एक स्कॉलर होने के नाते और जो समाज को मैसेज देना चाहिए था ये बोल रहे हैं, तो इनके बातों का महत्व होता है। तो मुझे उनका मैं स्वागत करता हूं। दूसरी बात,
आज पूजा जी लाखों करोड़ों गरीबों की आवाज बनने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरा देश धन्यवाद कर रहा है। साथ ही साथ मुस्लिम समाज इस तरीके से स्वागत कर रहा है, तो हमें भी उनके स्वागत करने की जरूरत है। पहली बात। अभी जिस तरीके से धर्मेंद्र जी कह रहे थे और हमारे कांग्रेस महेश जी आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ सर, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आनंद जी पूरा करिए अपना। जी पूजा जी, जिस तरीके से धर्मेंद्र जी और हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, आप ये बताइए धर्मेंद्र जी कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपके दल के अध्यक्ष कल लोकसभा में भाषण दे रहे थे, हम उसके भाषण की गंभीरता को लेते हुए हम एक एक शब्दों का उनको सुन रहे थे कि आपके नेता ने एक बार भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में ये नहीं कहा कि इस बिल का विरोध हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि आजम खान का जो कॉलेज बना हुआ था वो किसकी जमीन पे था, मुख्तार जी के पास जो जमीन है वक्त की वो कितनी जमीन है, अतीक अहमद जी के पास जो जमीन थी वक्त की कितनी जमीन है, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता आपके नेता और आपसे जानना चाहती है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए पूजा जी 1911 में वक्त की जब स्थापना हुई तो जिन्ना बोर्ड उसको कहा जाता था, और देश के विभाजन के बाद 1954 के बाद वक्फ बोर्ड की जब स्थापना होती है उसके बाद से लेकर अभी तक कई संशोधन हुए। 1995 से मैं बात करता हूं, 1995 और 2013 में। 1995 के बाद 1996 में लोकसभा का चुनाव होता है, 2013 के बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है, और यूपीए अभी का यूपीए उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के तहत एक समुदाय, एक धर्म के लोगों के वोट को बटोरने के लिए जिस तरीके से जेपीसी बनाती है 2011 में 2013 में लेकर आती है। लेकिन अनंत अमित जी, अभी एक नया पैतरा आया है, ममता बनर्जी का नया बयान है। मैं जस्ट जब डिबेट स्टार्ट करने वाली थी, जस्ट उसके 1 घंटे पहले का बयान है। ममता बनर्जी कह रही हैं ये सरकार जाएगी तो वक्फ बोर्ड का ये जो बिल है, बिल क्या कानून क्या कुछ भी रहेगा रद्द कर देंगे। तो पूजा जी वो तनाव में बोल रही थी, उससे पहले का भी एक खबर मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जितने भी उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति की थी, हाई कोर्ट ने जो कहा था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ट्रू कर दिया है, इसलिए उनकी वो व्यथा थी। पहली बात। और जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ममता जी हो चाहे जो भी विपक्षी दल के लोग हो, आज हिंदुस्तान का मुसलमान जिस तरीके से कल लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित हो रहा है और सम्मान के साथ है। पूजा जी मैं पूछना चाहता हूं, हम पैनल पे 5-6 लोग बैठे हुए हैं, आपसे भी पूजा जी मैं जानना चाहता हूं कि 6 लोगों में 5 लोगों में ये बता दे, अपने घर के आसपास 4 मुसलमान का नाम बता दे, गरीब मुसलमान का जिनको की वक्त से फायदा हुआ हो, नाम बता दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं सर। महेश जी मैं आपके पास आऊंगी, जैसा कि वादा था महेश दास जी के साथ शुरुआत करेंगे। बहुत देर से कोशिश महेश जी लगातार कर रहे हैं बोलने की। महेश जी अपने विचार साझा कीजिए, जेडीयू को साथ देना भारी पड़ा एनडीए का? नहीं बिल्कुल इसने बताया तो वो मुस्लिम समाज के न्याय साथ करने कुमार जी जब सत्ता संभाले, कासिम साहब ने इस्तीफा दे दिया है। अभी ईद की इफ्तार पार्टी, ईद से पहले इफ्तार पार्टी रमजान के समय में हुई थी, उसमें भी कई मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया नीतीश कुमार का। और अभी आप कह रहे हैं कि यह भ्रम है आपका, मतलब ये कैसा भ्रम है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सुन भी लीजिए तभी ना किसी पूरे अगर विरोध करने का क्या मतलब ये पहले। और नीतीश 2000 से बिहार वाले उसकी भी समुदाय का भेदभाव, वो न्याय सभी समुदाय और विकास किया, इसलिए हम लोगों की टाइम की हम लोग रहता है कैसे साफ हो उस स्तर से है वक्त संस्कृति क्रांति करे जो आप कह जो समुदाय। महेश जी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इनकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार। धर्मेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। महेश जी तो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू विकास की बात करते हैं, नीतीश बाबू सबके साथ की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिलहाल इन बातों में ऐसा तो नहीं कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा जिसको सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों ने विरोध किया है।
नीतीश जी पुराने सोशलिस्ट लीडर रहे, बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर उनके चंगुल में आने के बाद जो स्थिति कर दी है, मीम्स बन रहे हैं, उनको कितनी बेचारगी का सामना करना पड़ रहा है, बिहार कितना पीछे हो जा रहा है, उसको आने वाले समय बिहार की जनता जवाब देगी। मैं यहाँ सवाल कर रहा था, हम लोग वक्फ पे चर्चा कर रहे थे। वक्त में पूजा जी, मैं पहले बताया तमाम जो वक्त बाई यूजर का, उससे आगे आते हैं दो चीजों का, दो सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। एक जो है आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, उसमें हिंदुओं में जो गरीब तबका है, जो भूमिहीन तबका है, दलित पिछड़े मार्जिनाइज्ड लोग हैं, उनके लिए कृषि जमीन के लिए तमाम बड़े लोगों से उन्होंने अपील किया कि आप अपनी जो जमीन खेती नहीं कर पा रहे हैं, जितनी एक तरह से परती कही जाती है हम लोगों के यहाँ, वो जमीन आप भूदान आंदोलन को दान कर दीजिए। उससे जो गरीब हिंदू हैं, गरीब लोग हैं, जिनके पास लैंड नहीं, बेसिकली जो जिनके पास कृषि की जमीन नहीं, उनको देंगे। मैं दावे से कहता हूँ ये अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कपड़े से पहचानती है, जो एक वर्ग को चिढ़ा करके सत्ता में आई है, जो कहती है कि हमको हिंदुओं को वोट मिलता है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके आती है, उसको अगर उसकी चिंता होती तो उस भूदान आंदोलन की जमीन को पहले खाली करा करके भूमिहीन हिंदुओं को देने का काम करती। आज दल तो क्या कमर में झाड़ू, लेकिन क्या खाली कराती, क्या पता उसमें से आधी वक्फ की निकल जाती फिर, क्योंकि अब उसमें से आधी वक्फ की निकल जाती, फिर क्या करते हो? अरे सवाल फिर पूजा जी, आपने अगर वक्त पे देखिए, वक्त पर भी आ रहा है, वक्त पे नियत सही होती तो वक्त बिल में केवल आप एक अमेंडमेंट कर सकते थे। आपको बहुत लगता है हाई कोर्ट जाने के लिए रिट का ऑप्शन था, आप कह देते सिविल की तरह सारे मुकदमे सिविल कोर्ट सुनेगा, बस सिंपल सी बात थी। असल में आप संशोधन के बहाने उसमें सुधार का नाम लेकर के, भ्रष्टाचार का नाम लेकर के आप उस संस्था को हथियाना चाहते हैं, आपकी नीयत ये है। और एक बहुत बड़े वर्ग 25 करोड़ मुसलमानों की जो असली चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं, उसको सरकार की नीयत दूर करने की नहीं है। सच बात तो ये है। अब उसके पीछे क्या है, आप जब चुनाव में जाते हैं तो कपड़े से पहचान लेंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बताने लगेंगे। एक इनके नेता जून 2016 में कह रहे थे कि जब अयोध्या में के झांझा गिराने से कोई नहीं रोक सका तो मंदिर बनने से कौन रोके, जबकि वो न्यायालय में था, होना सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन उनको इस तरह से चिढ़ाना था। उन्होंने कहा मूर्ति विसर्जन सोने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए धर्मेंद्र जी, ये सवाल धर्मेंद्र जी मेरा आपसे भी है, अनुज अत्रे साहब से भी है। एक सवाल है सर मेरा आपसे, मुझे ये बताइए, मौजूदा समय में जो आंकड़ा है, इतने लाख संपत्तियां वक्फ के अधीन है, उन संपत्तियों का कितना लाभ मुस्लिमों को मिल पा रहा है? आप दोनों एक एक करके इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं मौलाना साहब के पास जाऊंगी, वो जवाब देंगे कि कितना लाभ मिल पा रहा है। बोलिए पूजा जी। वक्फ का जो वक्फ का चेयरमैन कौन लोग करता है? स्टेट वक्फ पे जो स्टेट गवर्नमेंट पर्यवेक्षण करती है, किसकी स्टेट गवर्नमेंट बहुत जगह है, लगातार ज्यादा दिन से केंद्र में 2 कार्यकाल पूरा हो गया। अगर वक्फ का भ्रष्टाचार, वक्फ की जमीन पर आज भी माफिया का कब्जा है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो ये कर लेते सुधारात्मक। अनंत अमित जी, आप ही की नीयत साफ नहीं है सर। जी बहुत अच्छा सवाल धर्मेंद्र जी ने किया है। धर्मेंद्र जी, चलिए विपक्ष का कोई तो सवाल पसंद आया बीजेपी को, सुन लीजिए, अब जवाब भी सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी ने बहुत ज्ञान दे दिया। धर्मेंद्र जी से हमने जो सवाल किया था उसका जवाब धर्मेंद्र जी ने नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। धर्मेंद्र जी, आप विनोबा भावे साहब की बात कर रहे थे। विनोबा भावे जी के भूदान में कहीं हिंदू और मुसलमान की चर्चा नहीं है। पहली बात, आप बार बार हिंदू हिंदू कह रहे थे। और दूसरा, वक्फ में कहीं ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ मुसलमानों के हित के लिए ये होगा। आप जहां से आते हैं और हम भी उसी समुदाय से आते हैं, आपको पता है ना, हमारे भी घर के लोगों ने, राजाओं ने भी वक्फ को जमीन दिया है। और पहला जमीन जो दिया गया था ना, वो क्षत्रियों के द्वारा दिया गया था। पहली बात। दूसरी बात, आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की, आप ये बताइए कि एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जिसमें वक्फ ने अस्पताल का निर्माण किया हो, धर्मशाला का निर्माण किया हो या विद्यालय का निर्माण किया हो, लेकिन जो वक्त की सबसे ज्यादा खिलाफत कर रहे हैं, उनके पास 3.5 लाख करोड़ की संपत्ति है और उन्होंने अस्पताल जरूर बनाए, मेडिकल कॉलेज जरूर बनाए। लेकिन मैं उन साहब से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे 10-20 लोग मुसलमान भाइयों का नाम बता दीजिए जिनका आपने फ्री में इलाज किया हो। आप और 2-4 अस्पताल खोल लेते, मेडिकल कॉलेज खोल लेते, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लोगों का विकास होता। लेकिन वो विकास स्वयं का विकास था। इसी तरीके से जो इंडी गठबंधन के तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक व्यक्ति बता दे, ये 95%, 5%। ठीक है, आगे का रास्ता एक बार पूछ लेती हूँ मैं अनुज अत्रे साहब से। अनुज जी, राज्यसभा में डिस्कशन चल रहा है, जिस दौरान हम डिस्कशन कर रहे हैं उस दौरान भी डिस्कशन राज्यसभा के अंदर चल रहा है और बहुत अधिक संभावना है, 80% संभावना है कि राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस क्या करने वाली है
और तमाम आपके जो सहयोगी विपक्षी हैं वो क्या करने वाले हैं? देखिए, संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा लेगी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है पूजा जी, इनके कोई भी असंवैधानिक काम को जो है उस पर मोड़ लगा। आज ये वक्त अमेंडमेंट बिल को लाने की क्या आवश्यकता ये पूछा जा रहा है। जो जनता सवाल 2013 तक भी अमेंडमेंट हुए, उसमें किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में हुआ करती थी, उन्होंने भी जिस तरह से पार्लियामेंट में जो अपने सुझाव दिए, उन सुझावों को शामिल किया गया और अमेंडमेंट का उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। लेकिन ये जो जेपीसी ने गठित, इस जेपीसी में तमाम विपक्ष जितने भी सांसद उसके सदस्य थे, सब लोग शोर मचा मचा करके बोलते हैं जो हमने सुझाव दिए उनमें से कोई भी सुझाव उसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये लॉजिकल पॉइंट है सर। बोलते रहिए। करके इसमें लाया गया है, इसको किस नियत संजय सिंह ने भी इस बात को कोड किया है। संजय सिंह ने भी इस बात को कोड किया और इसके पहले जब मैं वक्फ पर बातचीत कर रही थी तो मैंने भी इस बात को 2-3 बार कोड किया है। सर बोलिए। देखिए, अब इसमें इंटरप्ट कर देती है तो समय आपने बहुत कम दिया है। बोलिए सर, बोलते रहिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि रात 2 बजे तक पार्लियामेंट में 2 बजे तक इससे चर्चा हुई और 2 बजे ये बिल पास, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आखिर क्या कारण था कि रात को पूरी रात जो है इसको उठाया गया, अमेंडमेंट बिल चर्चा की क्या वजह है। कहीं जो ये 26% इनके जो ये टैरिफ लगाया है, हमारे ऊपर टैरिफ टैक्स लगाया है, उससे चर्चा नहीं, उससे नहीं चाहते थे ये चर्चा हो। उससे ध्यान हटाने के लिए बिल्कुल उसको लाया गया है ताकि आज भी उस पर चर्चा हो। और दूसरा, हमारे देश के ऊपर 26% टैरिफ रोक दिया गया है, जिससे बहुत बड़ी हमारे को आपत्ति होने वाली है। करके वहाँ पे अपना मित्र और दोस्त रहे हैं, लेकिन देश की जनता का वहाँ पे हमारे चाहे अमेरिका में हो या हमारे भारत देश हो, हमारे हितों का कितना नुकसान हो रहा है उसको। आज ये हिंदुओं की बात करते हैं और मुसलमानों की बात करते हैं कि वही भारतीय जनता पार्टी है जो निकला है जहाँ जहाँ राज्य सरकारें थी वहाँ नमाज पढ़ने पे इनकी पुलिस जो है इनके लोगों ने जाकर उनको लाखों सारी मार नमाज तक तो पढ़ने नहीं। आप क्या इनकी नीयत होगी कि ये लोगों मुसलमानों की जो हितों की बात करें? आज अगर इसकी बात करते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि आपको बार बार आखिर किस मुसलमानों की चिंता आती है? एक तरफ तो आप उसको नमाज पढ़ने देते हैं और आप कहते हैं उनके, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उसको टारगेट करने का बात किया गया। एक तरफ जहां मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी इस देश का सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में देखती है, वहीं इनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट करने। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए कि प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि देश में तीसरे नंबर पर आधिकारिक तौर पर मालिकाना हक रखती है और देश में अल्पसंख्यकों की इतनी प्रॉपर्टी और वही अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा पिछड़े, कैसे सर? ये भी आप मुझे समझाइए थोड़ा सा। वो संपत्ति इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो देश में अल्पसंख्यक हैं उनकी तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तबका सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। कैसे सर? ये भी एक बार समझा दीजिए। आप मिक्स कर रही है ना, इसमें ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या किसी ये निजी प्रॉपर्टी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी प्राइवेट मुसलमान की प्रॉपर्टी है इसमें? मुस्लिमों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें तमाम इनकी मस्जिदें आती हैं, तमाम इसमें जो है मजार आते हैं, कब्रिस्तान है वो आते हैं, एग्रीकल्चर लैंड आती है। इसमें प्राइवेट लैंड नहीं है। इसमें लैंड हो तो उसमें छोड़ करके आप उसको रिलेट करके। आनंद अमित जी बोले, काउंटर है आपका, बोले। पार्टी जो अपने आप से बात करेगी, एक बार सुन लेते हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आनंद अमित जी बोले। पूजा जी, मुझे हमदर्दी सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के अनुची की बात कह रहे हैं कि आप एक प्रमाण बता दिए जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी मुस्लिम भाई को नमाज पढ़ते हुए लात मारा हो। इस तरह का बयान आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के मत दीजिए। दूसरी बात, आप संविधान की बात करते हैं, एक लाल फर्जी किताब लेके आपका तो युवराज चल रहा है ना, तो फर्जी संविधान है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप लोगों ने 2013 में जेपीसी बना के संशोधन की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और संविधान के उन्होंने उस समय आपकी नहीं सुनी, इस बार आपने इनकी नहीं सुनी, यही कह रहे हैं हम। देखिए पूजा जी, हमने सबकी सुनी। नहीं, आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि 2013 में जेपीसी बना करके जो आपने करने का काम किया था सर, इस बार आपने कर दिया। होते हैं जो कि सभी, ऐसा कैसे हो सकता है कि जेपीसी के तमाम विपक्षी सदस्यों के जो 40 संशोधन उन्होंने
प्रस्तावित किए हों, 40 प्रस्ताव पेश किए हों, उनमें से एक भी आपको योग्य नहीं लगा? सवाल तो उठेगा ना फिर सर। बिल्कुल पूजा जी, हम वही कह रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर होता है ना, किसी भी संशोधन के लिए पक्ष और विपक्ष की भूमिका होती है, हाथ उठा के जेपीसीबी में ऐसा ही होता है। और दूसरा अनुज जी, आपको ये पता होना चाहिए जब हाउस चलता है तो उसके वोटिंग के लिए बहुत आराम से काटा आपने इसको। बोलिए आनंद जी, बोलिए सर। बीजेपी के पास बहुत अच्छा हुनर है सवाल काट देने का, बताइए। नहीं अनुज जी को मैं बता रहा हूँ कि अनुज जी इससे पहले भी हाउसेस चले हैं, रात भर चले हैं, सुबह तक वोटिंग हुई है। संविधान का ज्ञान लीजिए और संविधान के तहत देश चलता है, हाउस भी संविधान से चलता है, आपके कहने से नहीं चलता है। मैं तो हाउस चलने पे क्वेश्चन ही नहीं कर रही हूँ, वो तो अनुज जी का प्रश्न हो सकता है। मेरा प्रश्न है जेपीसी में विपक्ष का एक भी प्रस्ताव आपको पास नहीं आया, समझ नहीं आया। मौलाना साहब मैं आपके पास आऊंगी। मौलाना साहब क्या कहेंगे? लगातार जुड़े हुए हैं सर हमारे साथ में। अनुज अत्रे जी कह रहे हैं कि 2013 के बाद जिस तरीके से चीजें घटित हुई, उसके बाद ये जो अमेंडमेंट लाया गया है ये प्रहार है सीधे तौर पर। महिलाओं के हित की बात भी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं महिलाओं के हित से हमको आपत्ति नहीं थी, लेकिन गैर समुदाय को एंट्री और भी तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। क्या कहेंगे सर? देखिए ये तो जरूरत थी, इस जरूरत को पूरा किया गया है। कुछ मुस्लिम लीडरान लेकिन मौलाना साहब मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जेपीसी में जो भी तमाम चीजें हुई और जिस तरीके का ये पूरा कानून बनने जा रहा है, संशोधन बिल, ये पूरी तरीके से ठीक है सर, या अभी भी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? ये क्लियर कीजिए। जेपीसी कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरी निजाम के तहत काम किया है, सिस्टम से काम किया है। मैं उसको किसी एतबार से गलत नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि तमाम मुस्लिम तंजीमों से पूछा, संगठनों से पूछा, उलमा से पूछा, दानिश्वरों से पूछा, फिर उसके बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कुछ उलमा को बुलाया, मुस्लिम दानिश्वरों को बुलाया, उनसे भी उन्होंने चर्चा की। फिर नीतीश जी हमारे मदरसे में भी तशरीफ लाए और उस पर भी चर्चा की, हमारे मदरसे में उलमा से बैठ के भी चर्चा की। हम लोगों ने सीधे सीधे जेपीसी को भी सुझाव दिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी सुझाव दिए। उन्होंने उसमें अमेंडमेंट कराया, शामिल कराया, हमारे सुझावों को भी शामिल कराया। ऐसा नहीं है कि कोई नजरअंदाज किया गया हो और कोई ऐसी बात हो, फुल मौका दिया गया, सबसे पूछगछ करके, सलाह मशवरा करके ये तमाम चीजें तय की गई हैं। और अब रही बात गैर मुस्लिम की शमूलियत की, वो आपने पढ़ लिया है सर? जी क्या कह रहे हैं? अभी जो मौजूदा संशोधन है पूरा बिल, ये आपने पढ़ लिया है? मैंने कुछ पढ़ा है, बहुत हद तक मैंने पढ़ लिया है और मैंने समझ भी लिया है। और इससे पहले पेश होने से भी मैंने पढ़ा था और अभी भी मैंने पढ़ा है। मैं उस पर पूरी बहस कर सकता हूँ, आपसे 2 घंटा नहीं 4 घंटा बहस कर सकता हूँ। एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, मैं एक एक का जवाब दूंगा। बहरहाल अभी जो आपका सवाल है उसमें उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले जब सीए आया था तो उस पर बहुत सारे मुस्लिम लीडरान, कुछ मुस्लिम लीडरान, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों ने मुसलमानों को डराने का काम ये किया कि अगर सीए कानून लागू हो गया तो मुसलमानों की नागरिकता को यानी शहरियत को छीन लिया जाएगा। तो उस वक्त भी मैंने कहा था, मैंने ड्राफ्टिंग पढ़ करके मुसवदा पढ़ने के बाद मैंने बयान दिया था और मैंने कहा था नहीं, मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, इसका शहरियत छीनने से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। ये उन लोगों को शहरियत प्रदान करेगा जो लोग हिंदुस्तान से बाहर के हैं और यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं, काफी सालों से रह रहे हैं, उनको हुकूक दिए जाएंगे, उनको शहरियत दी जाएगी। और वाकई हुआ भी। अब देखिए कितना धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद में जब लागू हुआ तो सब एकदम बिल्कुल तमाम तस्वीर क्लियर होकर के आ गई। ऐसे ही वक्फ संशोधन बिल जब लागू होगा तो तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, जो एतराज कर रहे हैं या बाहर हैं जो एतराज कर रहे हैं, उनको भी सब तस्वीर पूरी क्लियर हो जाएगी, सब तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। इससे मुसलमानों का कहीं नुकसान नहीं है, इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा। और देखिए गड़बड़ कैसे होती थी, ये बहुत शातिर लोग हैं जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के बैठे हुए, ये निहायत शातिर लोग हैं। ये लोग क्या करते थे, भूमाफियाओं से मिलकर के करोड़ों रुपया लेते थे, उसके बाद में 99 साल की लीज पर उनको पट्टा दे दिया जाता था। वो लोग क्या करते थे, 1000 रुपया महीना की किराएदारी पे
वक्फ बोर्ड की जमीन अपने नाम करा लेते थे और वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, सैकड़ों दुकानें बनाई, वहां पे एक एक दुकान की 20-20, 25-25 लाख रुपया जो है वो पकड़ी ली, फिर किराया तय किया 5-5 हजार रुपया महीना, और वो सब कुछ अपनी पॉकेट में जाता था। हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की और बर्बाद बोर्ड के लोगों ने कर दिया। तो अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी और अब किसी लीज पर पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। उसकी आमदनी जो होगी वो आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों के उत्थान की, उनकी तरक्की के लिए खर्चा होगी। मौलाना साहब, ये जो 2 गैर मुस्लिमों को एंट्री दी गई है बोर्ड के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक सिख कम्युनिटी के सांसद थे, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि आज तो मुस्लिमों के अगेंस्ट किया है, कल हमारे अगेंस्ट भी करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके सारी कम्युनिटी में एंटर हो जाएंगे। हाँ, देखिए उसकी बात सुनिए। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में 75 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं। तो इस अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। इसके अलावा वक्फ इंस्पेक्टर हर जिले में है, तो वक्फ इंस्पेक्टर मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। फिर एक सर्वे कमीशन ऑफ वक्फ होता है पूरे उत्तर प्रदेश का, वो मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट बनी हुई है, तो उसमें 3 जज होते हैं, तो 3 जजों में कोई मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। इसलिए ये एतराज करना कि 2 गैर मुस्लिम इसमें होंगे, ये फजूल की बात है, वाहियात बात है, उनको जानकारी नहीं है। और मैं तारीखी बात बताऊं, एक हुसैनाबाद ट्रस्ट है लखनऊ में, वो आज से नहीं लगभग 50 साल से बना हुआ है। उसका काम है जुलूस, ताजिया वगैरह, मुहर्रमदारी के जुलूस, मजहबी काम कराना। उसमें एक सदस्य गैर मुस्लिम नामित है 50 साल से। और मैं दूसरी मिसाल आपको दूं, दरगाह देवा शरीफ आपने सुना होगा, हजरत वारिस अली शाह, बहुत सूफी बुजुर्ग हैं, बड़ी अजीम शख्सियत हैं, उनके नाम से दरगाह का जो ट्रस्ट है उसमें भी एक गैर मुस्लिम नामित है और उसको 100 साल हो गए धर्मेंद्र जी कुछ बोलेंगे? धर्मेंद्र जी कुछ बोलेंगे सर? नहीं, मौलाना साहब बड़ी साफगोई से इस बात को घुमा रहे हैं। देखिए, तमाम जो घुमा रहे हैं आपने बोला सर? नहीं, ऐसा है ना। हाँ। ऐसा जी, देखिए वो जो 12 बत्ती की जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ अंदर होली खेली जाती है। मौलाना साहब अपने यहाँ मस्जिद में होली खेलने की इजाजत देंगे? ये जो बता रहे थे मोहम्मद समी के, ये खेल लीजिए, आइए मेरे घर पे आ जाइए, खेल लीजिए, आइए मेरे घर पे आइए, खेल लीजिए, इजाजत है आपको। अपराध क्या है? बताओ धर्मेंद्र। हमारा ये कहना है कि आप बताओ, कानून जिस वर्ग के लिए लेके आए, सरकार का काम होता है वेलफेयर स्टेट की दिशा में कानून लाना, जो मोटी बात होती है। और जिसके लिए ले आए हैं, केवल अकेले मौलाना साहब नहीं, बहुत धर्मगुरु है, कोई एक व्यक्ति रिजुडिस हो सकता था। आप पहले उसके सुधार के लिए, सुधार में क्या, जैसे आप कहते हैं एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि वो कह देता है तो जनरल सी व्हाट्सएप। ठीक है, मुझे ये बताइए धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो छिन जाएंगे? 3 बताइए सर। मैंने पहले कहा, नंबर 1 प्रैक्टिसिंग बाय मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग इस्लाम क्या है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान, ये बहुत, इसका कल को उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मेंबर है, और कोई मुसलमान जो धर्म से मुसलमान है वो जा करके अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है, और उसमें सीईओ ने उसके कह दिया तो कि चाहे गैर मुसलमान हो मुसलमान हो, जो सरकार का नुमाइंदा है, प्रिजुडिस है इनके, और वो कह दिया कि हम आपको नहीं मानते प्रैक्टिसिंग बाय मुसलमान है। हाउ यू विल डिफाइन कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ? नंबर 1। नंबर 2, आप जो है अगर समानता का अधिकार है, आप उसमें हिंदू डाल रहे हैं, तो हर हिंदू ट्रस्टों में आपको मुसलमान, सिख ट्रस्टों में क्या ये घुसने की, कब्जा करने की नीयत नहीं। दूसरी बात, वक्फ बाय यूजर, जो बहुत मेजर चीज है, ये ठीक है, आप आंख बंद करके किसी भी पक्ष में विपक्ष बोल दीजिए। आने वाले समय में मुकदमों का लंबा भार भारत की न्यायपालिका पर पहले से है और लगातार है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता कर चुका, लेकिन सरकार उसका कोई निदान नहीं कर पाई। ऐसे में जो वक्फ के मुकदमे हैं, उसके साथ जो नए ये डिस्प्यूट होंगे वक्फ बाय यूजर की जो लाइट्स है, या हिंदुओं ने जो वक्फ कर रखी है अपने मंदिरों या तमाम चीजों को, प्रॉपर्टीज को, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका अस्तित्व क्या होगा, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। ये देश को बांटने वाला फ्यूचर। मतलब आप ये कह रहे हैं अस्तित्वहीन रहे वो ठीक है, लेकिन अस्तित्व खोजने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? नहीं पूजा जी, सुधार होना चाहिए। सुधार के हम लगातार समर्थक हैं, और सुधार के दिशा में अगर मुकदमों के लिए आप न्यायालय के दरवाजे खोल देते,
कोई बात नहीं, जो मुकदमे चल रहे हैं भाई देश का कानून है, उन पर भी लागू होगा कि चलिए वक्त के मुकदमे जो है वहां से नहीं न्याय मिला है, अब न्यायपालिका में। ठीक है, महेश दास जी क्या कह रहे हैं? महेश दास जी बोलिए। सर महेश जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जेडीयू ने समर्थन तो दे दिया है एनडीए को वोटिंग में और तमाम चीजों में बिल के पक्ष में, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष आपसे नाराज हो गया क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनावों में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस मूव का, कैसे मनाएंगे? देखिए कोई मूव नहीं, खास करके यहाँ पे जो पासवान तो न्याय नहीं मिल रहा, हमको समर्थन किया क्योंकि उसको पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। अगर महिलाओं को है तो उन लोगों को तो 2010 भी बोले हैं पब वाले लोग चौराहे तो इसमें क्या जवाब? अब उन लोग कांग्रेस पार्टी के लोग का जो इतना कोर्ट है ये क्या ये है कि अपने के लिए पता है तुष्टिकरण समुदाय के साथ किया है इन लोगों को। ठीक है, अनुज अत्रे जी के पास जाऊंगे। अनुज जी, तुष्टिकरण की बात लगातार कह रहे हैं, महेश जी भी कह रहे हैं और अनंत अमित जी की भी तरफ से यह कहा गया है, वोट बैंक साधने के लिए क्या सब कुछ है या फिर कुछ और भी है इसमें हिडन जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? शायद आप समझा दें। देखिए स्पष्ट तौर पे, क्योंकि वोट बैंक साधने की वाली बात जो आपने बोली है, यही बात मैं बोलने चाह रहा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात समझ आ चुका है, जो ये 400 सीटों का इन्होंने मारा दिया था, अब ये किस तरह से अपना वोट बैंक को जो है बढ़ाने के लिए तमाम तरह के सिस्टमैटिक मुद्दे लेकर के आ रहे हैं कि एक वर्ग को कष्ट पहुंचे और दूसरे वर्ग को हम दिखाने का प्रयास करें कि देखिए हम लोग ये कि ना तो ये वर्ग को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके तो विरोध में है ही है, लेकिन जिनको ये खुश करने का ये दिखावा कर रहे हैं वो इन बातों से हिंदू कभी भी कुछ नहीं होता। लेकिन सर आप आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक के लिए बीजेपी ये कर रही है। सर कैसे कर रही है? आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि मुसलमान पक्ष नाखुश है बीजेपी से इस हरकत के बाद, तो उनका वोट बैंक तो खिसक गया ना सर। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा, आप जब बोलने का समय देते हैं तो कुछ बोलने दिया। बोलिए सर, बोलिए। बीच में अगर तो बात रह जाती। बोलिए। पूजा जी अगर मुझे इजाजत दे तो मैं धर्मेंद्र भाई के एक प्रश्न का जवाब दे दूं क्या? बोलिए अमित जी, बोलिए। कि मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ धर्मेंद्र जी, आपके जानकारी के लिए बता दूं और ये देश भी जानना चाह रहा है कि बार बार एक प्रश्न पूजा जी पूछा जाता है कि वक़्फ़ में हिंदू महिला या हिंदू पुरुष की क्या हो सकता है। तो पूजा जी मैं एक बताना चाहता हूँ कि देश में 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जो देवघर में आता है जिसको वैद्यनाथ धाम कहते हैं, वहां का सचिव कौन है मालूम है पूजा जी? हफीजुल अंसारी, एक मुस्लिम आदमी है जो कि वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का ट्रस्टा सचिव है, एक मुस्लिम। ये बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है ना कि हिंदू क्या करेंगे, तो ये मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि एक ऐसा जगह है जहां पे मुस्लिम सचिव है। धर्मेंद्र जी पता कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपने अपने मन की बात कह दी। अनुज अत्रे जी बोलिए, अपना कंप्लेंट कीजिए सर। देखिए ये बार बार जो वोट बैंक की साधने की बात होती है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आज ये इस वक्त अमेंडमेंट बिल के माध्यम से बार बार भारतीय जनता पार्टी को बोलती है कि मुसलमानों के हितों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए। आप पहले ये बताइए, मेजोरिटी महिलाएं जो हिंदू धर्म से आती हैं, जो हिंदू समाज से आती हैं, तो आप अपना वोट बैंक मानते हैं, आप उनके हित के लिए कहाँ पे कौन सा काम? आज आरबीआई का डेटा आ रहा है और वो बता रहा है कि महिलाओं में मंगलवती बढ़ गई है। पहले फरवरी महीने में 7% गोल्ड लोन लेने वाली महिलाओं की तादाद बढ़ चुकी है। तो आप उनके आपको कहा था कि हम आपके मंगलसूत्र करेंगे, आज हालात ये कर दी मंगलसूत्र गिरवी रखवाए जा रहे हैं। आज इसको आवश्यकता थी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए रोजगार देते, आज उनकी गरीबी दूर करते, आज महंगाई दूर करने का काम करते, लेकिन इस अमेंडमेंट के थ्रू तरह के मुसलमानों को फर्क करने के लिए, उनको छेड़ने के लिए, देर में पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह के समय समय पर भारतीय जनता पार्टी झंडे अपनाती रहती है।
जनता देख रही है और देश की जो जनता जमनी तहजीब को जो नष्ट करने का काम कर रहे हैं, तो इस देश में नफरत की खाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इनको आने वाले समय में कभी माफ करने वाली। अनुज जी, ये हमारे सवाल आप हम सर 2013 में कुछ विचार शायद कांग्रेस ने किया होता तो आज हमको ये विचार के लिए बैठना ना पड़ता शायद। चलिए 20 सेकेंड सभी के लिए रहेगा, कंक्लूड करेंगे डिबेट को क्योंकि अब एंडिंग की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना साहब आपसे शुरुआत करूंगी, 20 सेकेंड सर, डिबेट कंक्लूड कीजिए। देखिए, वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हितों के लिए है, उनके मफाद के लिए है, इससे कहीं कोई नुकसान नहीं है, न मस्जिदों को, न मदरसों को, न ईदगाहों को, न कब्रिस्तान को। इट ऐसे ही ये मजहबी मकामात रहेंगे। मैं बराबर इस बात को मुसलमानों को समझा रहा हूं और लोग समझ भी रहे हैं और लोगों के दिलो दिमाग में आ भी रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम मुसलमानों से अपील करूंगा कि इस पर इसको समझें और समझने के बाद में फिर अमल करें और सियासी लोगों के बहकावे में ना आए। ठीक है, महेश दास जी बोले सर, 20 सेकेंड सर। देखिए, समुदाय और समुदाय किन समुदाय के साथ ये और वोट बैंक की वाले कांग्रेस और सपा जो है मिलाए वोट बैंक हो रही है, उनके साथ न्याय तो कुछ उनको। महेश जी, वोट की चिंता तो अभी बिहार में फिलहाल आपको करनी है और बहुत ज्यादा जेडीयू को करनी है। चलिए धर्मेंद्र सिंह जी बोलिए, 20 सेकेंड से कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, ये समय और नियत का सवाल है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी हो, जीएसटी हो, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे जो बुनियादी सवाल थे उन पर फेल हो गई। ट्रंप लेकर के टैरिफ 26% आ गया, रुपया गिरता जा रहा, चाइना ने नया गांव बता दिया। इन बुनियादी सवालों से हटाने के लिए, केवल भ्रमित करने के लिए और एक वर्ग को चिढ़ाने के लिए बिल लेकर के आई है कि जो विमर्श है वो बदल जाए, देश का माहौल बदल जाए और इनकी कुर्सी बची रहे, केवल और केवल ये। ठीक है, अनंत अमित जी 20 सेकेंड सर, 20 सेकेंड सर, कंक्लूड कीजिएगा। जी, वक्फ संशोधन बिल इस देश की जरूरत थी और 75 वर्षों का सपना आज पूरा हुआ है। देश के मुसलमान और तमाम समुदाय के लोग हर्षोल्लास में हैं, बिल का स्वागत इस तरीके से कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है सर, अत्रे जी बोलिए सर, 20 सेकेंड सर, कंक्लूड। फिर वही बात पाएंगे कि ये बदनीयती से लाया हुआ वक्फ बिल है और इस बिल के तहत जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी संविधान के थ्रू कर रही है और संविधान की जो है उसको मूल भावनाओं को नष्ट करने का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए, चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो तमाम विपक्षी आज ये सोच रहे होंगे कि कभी फुर्सत में लिखूंगा वो तमाम हसीन पल जो मैंने सोचे तो थे पर जिए नहीं, वो गलतियां सुधारी नहीं, या फिर वो सब कुछ किया नहीं जो आज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा।